माननीय JC बेदी जी और सम्मानित मंच सभागार में उपस्थित सभी हमारे बुद्धिजीवी फुले अम्बेडकरी विचारधारा के सभी साथीगणों को मेरा जय भीम जय मूल निवासी। साथियों, समय की बाध्यता को देखते हुए हर एक सम्मानित सदस्य का नाम लेना जरा संभव नहीं हो पा रहा है, फिर भी वंचित स्वर के मुख्य संपादक डॉक्टर प्रमोद जी को और उनकी पूरी टीम को मैं इस मंच के माध्यम से बधाई और मंगल कामनाएं प्रेषित करता हूं कि उन्होंने एक लंबा चरण पार किया है और हम लगभग 5-7 साल से प्रतिवर्ष हमको भी साल में एक दिन इस बैठक में शिरकत करने का अवसर मिल रहा है और हम देख पा रहे हैं कि किस तरह से हम अल्मोड़ा में भी बैठे, रानीखेत में भी बैठे और कई इधर को तो कुछ सालों से हम हल्द्वानी में ही बैठ रहे हैं। तो एक अच्छा चरण चल रहा है, इससे हम एक दूसरे के सुख दुख को भी बांट पा रहे हैं। साथ ही इस पिछले 2-1 साल से शायद या फिर पहले से ज़्यादा जानकारी मेरे को नहीं है कि इसका कुशल प्रबंधन कर रहे हमारे वंचित स्वर के माननीय किशन चंद्रा जी। मैं आपको भी बधाई देता हूं। मुझे महसूस होता है कि आप भी इस समय काफ़ी समय वंचित स्वर के संपादन में दे रहे हैं और जो टीम जैसे माननीय इंजीनियर विनोद जी हैं, मैं तो उनका देखता हूं, कोई भी ऐसा समाज का कोई भी कार्य, कोई भी व्यक्ति, कोई भी ऐसा संगठन जो उनके पास गया हो और वो वहाँ से खाली हाथ लौटा हो, नामुमकिन, मेरी दृष्टि में नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति तो है वो, और मैं तो उनसे बड़ा प्रभावित भी हूँ और जब भी उनके पास हम मिलते हैं तो एक और ऊर्जा हमें मिलती है। तो ऐसे साथी भी जब हमारे इस सबसे बेहतरीन जो अखबार है वंचित स्वर, उसके मुख्य धारा में जुड़ने का और उसको एक बेहतरीन, जैसे उन्होंने बताया कि कार्यालय भी हम स्थापित कर रहे हैं और कार्यालय के साथ साथ मुझे लगता है कि शायद प्रेस वाला मीडिया का काम भी, प्रेस प्रिंटिंग का काम भी शायद शुरू करेंगे। कई बार तो हम चर्चा भी इसमें कर रहे थे। तो एक बहुत बेहतरीन वो है और मैं उम्मीद और आशा भी करता हूँ कि जितना भी हमसे भरसक प्रयास होगा हम भी करेंगे और पूर्ण मदद करने का प्रयास करेंगे। ये बात हमने पूर्व में भी रखी थी और आज भी हम कह रहे हैं, क्योंकि हम इसमें हमारी जो बात यहाँ पर है, जैसे कि हम ये कहना चाह रहा था जो संदेश एक सबको, कि जैसे कि इसका शीर्षक ये वंचित स्वर, एक तो वो स्वर है जो आए दिन सुनते रहते हो, जैसे हम जैसे लोग रोज बोल रहे हैं मंचों से, लेकिन एक वो भी है जो जिनको आज भी उनके स्वर दबे रह गए और नहीं बोल पा रहे। आखिर हम ऐसे लोग, हर किसी के अंदर कोई ना कोई जज्बा है, हर किसी के अंदर कोई ना कोई समाज को लेकर कोई पीड़ा है, दर्द है, आखिर वो क्या चाहते हैं। यदि हम उनकी बातों को भी इस पेपर के माध्यम से समाज तक पहुंचाने का काम करेंगे तो ये भी एक बहुत बड़ी मदद इस विशेषांक पर होगी। और आज के इस जो विशेषांक का विमोचन हुआ और मैं उसके लिए भी माननीय डॉक्टर साहब को, माननीय प्रबंधक जी को और पूरे जो है वंचित स्वर के टीम को, उन सभी को बहुत बहुत बधाइयाँ देता हूँ, मंगल कामनाएं देता हूँ। एक बहुत ही बेहतरीन, कुछ बातें हमने भी पहले उसमें वो किया था कि हम इस पर कैसे बेहतर कर सकते हैं, लेकिन अब ये हल्द्वानी में होने जा रहा है तो ज़रूर हम भी इसमें बैठेंगे, जितना भी हो सकेगा कुछ नया करने का प्रयास करेंगे। और हमारे पास जब एक से बढ़कर एक इंजीनियर है ना, तो अपने आप नया पुल बन जाएगा और बेहतर कार्य होगा, इतनी मुझे पूरी उम्मीद है। और बेहतर सर ने किया है, जैसे बातें बहुत हैं, अब क्या क्या बात कहें, क्या क्या छोड़ें। एक राम राज्य में जो है 14 साल का वनवास हुआ था, एक सर ने भी 14 साल पूरे कर लिए। और दूसरा एक राम राज्य में आपको पता होगा, उस समय के राम राज्य में जो शूद्रों को शिक्षा का ज्ञान करा रहे थे, गुरु शंभु जी की गर्दन काट दी गई थी।
और यही काम आज भी हो रहा है। जो हमारे जो गांव में देहात में जो प्राइमरी स्कूल सरकारी स्कूल थे, जहां केवल हमारे वंचितों के गरीबों के बच्चे पढ़ रहे थे और दूसरे वहाँ केवल नेपाली हैं, और कतिपय जो बिल्कुल नहीं पढ़ा पा रहे हैं प्राइवेट में, वो मुस्लिम समुदाय के बच्चे हैं। इसके अलावा उन सरकारी स्कूल में कोई नहीं है। आज उनकी भी गर्दन काटी जा रही है, वो स्कूल भी बंद किए जा रहे हैं और हमारा सारा समाज चुप बैठा हुआ है। तो आखिर हम लोग कब तक ये सब करते रहेंगे? इनकी चिंता कौन करेगा भाई? चंद संगठनों के दो चार होंगे, वो ये हर किसी का एक ध्यान रहता है, उसने ये करना चाहिए। वो तो आगे आगे चलेगा मसाल लेके, लेकिन पीछे तो पूरी जनता चाहिए ना, बगैर उसके कुछ नहीं होने वाला। तो हमको कहीं ना कहीं इन आवाज़ों को, आप अपनी बात को लिख नहीं सकते हो तो आजकल मोबाइल में बोलो, वीडियो रिकॉर्ड सबको भेज दो, वो अपने आप छप जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है। आप कम लिखो, बेहतर अपनी बात को लिख दीजिए, कोटेशन में लिख दीजिए, वो भी छपेगी। छपने का एक बड़ा असर होता है। जैसे सर ने कहा ना, जो लिखित जो है ना, ये जो दस्तावेज है बहुत समय बाद का काम आएगा। एक बात हम कह रहे हैं, क्योंकि अपनी बात को संक्षेप में समाप्त भी करता हूँ। मुझे 2 बजे तक कुछ जरूरी रिपोर्टिंग ऊपर भेजनी थी, मैं उसको भी नहीं कर पाया हूँ। आज आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने फूले पिक्चर देख ली होगी। जरा हाथ उठाना तो कितनों ने देख ली? काफ़ी लोगों ने देख ली, 90% लोग देख चुके हैं। तो करीब करीब 100 साल से अधिक का समय है जब वो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके पेश हुआ, लेकिन आपके सामने आया। और एक 100 साल के बाद भी एक इतिहास, चाहे पिक्चर के रूप में आए या दूसरे रूप में आए, क्या आया? बाबा साहब की कई पिक्चरें बन गई हैं और फूले साहब की पहली पिक्चर आई है। तो आप इसको देखिए, तो आप लोगों ने देखा भी, उससे क्या हुआ कि इतने साल पहले ये घटित हुआ था और हमारे पूर्वजों ने किस तरह से उसमें काम किया था। हालांकि उसमें सच्चाई 10% भी नहीं रखी है उन लोगों ने। समझदार जिन लोगों ने इतिहास पढ़ा होगा उसमें से वो चुन ले रहा होगा, ये सही है, ये गलत है। अब कुछ समय बाद और इतिहास लिखा जाएगा। वो इतिहास ये लिखा जाएगा, बाबा साहब के जो सुख सुविधाओं, जो आज के दिन में जो उनके संविधान, लिखित संविधान के बदौलत हम सब ने पाया है, जहाँ जो स्टेटस में हम अपने आप को मेंटेन कर रहे हैं, जिस जो भी रोजगार हमारा है, चाहे स्वरोजगार है, चाहे कोई प्राइवेट है, चाहे हम किसी सरकारी में कर रहे हैं, जिस बदौलत भी हम लोग आज जीवन यापन कर रहे हैं, और उसमें जो मस्त हैं हम लोग, और उसका एक इतिहास फिर लिखा जाएगा कि कुछ लोगों ने तो संघर्ष का काम किया कि कैसे संविधान को कमज़ोर किया जा रहा था, कैसे आरक्षण पर चोट करी, कैसे क्या किया। कुछ लोगों ने संघर्ष किया और कुछ लोग खा पी के मज़े कर रहे थे, ये भी एक दिन लिखा जाएगा। और हमें उस समय जो हमारे नौनिहाल होंगे, जो बच्चे होंगे, उन बच्चों के बच्चे वो याद करेंगे उस लिस्ट में कि हमारा नाम कौन सी लिस्ट में है, कहाँ संघर्ष करने वाली लिस्ट में है या मक्कारों की लिस्ट में हमारा नाम है। इतना ध्यान रखे, वहाँ कहीं ना कहीं आप ही का नाती पोता हमारा उसको जरूर हमारा मूल्यांकन कर रहा होगा कि हम कौन सी लिस्ट में हम पाए जा रहे हैं उसके सामने। क्योंकि जो रोजगार, जो ऐशो आराम हमारे पास है, क्या हम अपने बच्चे, अपने पोते, उनको अच्छा करने का दिखावा कर रहे हैं, क्या वास्तव में अच्छा मानते हैं? उसके लिए हम संरक्षित कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं? तो हमें कुछ न कुछ क्या करना चाहिए। मैं इस बात को बड़ा चिंतित हूँ, और इस बात को सर ने अभी कुछ वक्ताओं ने कहा कि बामसेब ये कर रहा है। बामसेब वाकई केवल बामसेब करता है। बामसेब क्या कर रहा है? वो एक संगठन है। बामसेब क्या है? एक संगठन है। उस संगठन के अंतर्गत इंटेलेक्चुअल जो लोग हैं हमारे, वो जो वहाँ से एक वैचारिकता को लाते हुए पूरे सबकी समता, समानता और सबके साथ सामंजस्य बैठा के जो चीज़ पारित करते हैं, वो 22 राज्यों में आज काम चल रहा है। और उसको लेके, जैसे सर ने कहा ना, आज मैं इसको भी जो है संस्थागत बनाना चाह रहा हूँ। ये एकमात्र ऐसा संगठन है जो व्यक्तिवादी नहीं है बल्कि संस्थागत है। और क्या क्या है उसको जब आप अंदर चलेंगे उसको देख पाएंगे। तो उसमें जब हम संस्थागत किसी काम को कर रहे हैं, अगले 1-1.5 साल के बाद हम नहीं दिखेंगे, आपको कोई दूसरा चेहरा दिखेगा अध्यक्ष के रूप में। ये उसकी ताकत है। 2-3 साल पहले कभी हम अध्यक्ष होते, कभी प्रभारी होते थे, कभी हम कुछ और होते थे।
माननीय बेरी साहब यहाँ बैठे हैं, 2 साल पूर्व आपका एक शब्द मैंने सुन के बड़ा अच्छा लगा था। आप हमारे उद्घाटक थे हमारे क्लस्टर डिवीजन से। आपने कहा जो माहौल, जो कौतूहल इस बार मैं ये बामसेक के कार्यक्रम में देखा हूँ, आज तक हर कार्यक्रम में गया नहीं देखा। तो ये जो परिवर्तन है, ये जो है, ये किसी एक के बदौलत नहीं है, ये संस्थागत संगठन की ताकत है, न मेरी है न आपके, बल्कि हम सब की मिलके ये ताकत है। इसको मजबूत करना है और हमें आगे भी बढ़ना होगा। जब तक वैचारिक क्रांति नहीं लाएंगे कुछ नहीं होगा। ऐसा ही ये पेपर का है। मैं ये चाहता हूँ, जैसे आज हमने 13 जनपदों पर हमने ये टीम खड़ी करी है बामसेक में, और ऐसा ही मैं चाहता हूँ। जैसे हमने बेशक 2 फुल टाइमर मुझे अभी हम लोग उत्तराखंड में रखने जा रहे हैं, तो हम ये चाहते हैं कि सर आपके भी संज्ञान से कोई व्यक्ति अच्छा आए, तो क्यों ना वो एक नहीं इस चीज़ को भी प्रमोट करेगा। कहाँ दिक्कत आ रही है? हमारा तो काम ही है सोशल अवेयरनेस। तो अगर हम इसको और बढ़ेंगे और ऐसा व्यक्ति किसी कोई आप भी हमको दिला देते हैं तो हम उसको आगे भेजते हैं, एक पंथ दो काम, कोई दिक्कत थोड़ी ना है। ऐसा व्यक्ति हमको मिले, और क्योंकि उसको तो समाज के बीच में जाना ही है, उन्हें बताना है ये चीज़ें हैं, आप जो चाहे वो करो। आज मैंने देख रहा हूँ, मैं आज भी हमारे 90% लोगों के घर में वो पेपर लगे हैं जिसमें केवल हमारी अच्छाई नहीं है, हमको भ्रमित किया जाता है। उन पेपरों की न्यूज़ हमें केवल भ्रमित कर रही है और हम उसको बार बार पढ़ के उस मैसेज को फॉरवर्ड कर रहे हैं। क्या फ़ायदा? आप एक नहीं कई ऐसे पेपर हैं समाज के, आप उनको लगाओ ना। उसमें भी आप मेरे ख्याल से सर 7 रुपये से नीचे कोई बात दिए, मेरे ख्याल क्या कितना रुपया हुआ महीने भर का? 7 क्या कि 200 कुछ रुपये, 210 200 इतने रुपये से कम नहीं है, महीने का है। अगर साल का हिसाब लगाएं तो कम से कम 2500 3000 रुपया, और यहाँ तो 500 रुपये मांगा जा रहा है आपसे। आप ऐसे 2-3 अखबार लगा सकते हो। तो हमको एक अंतिम अपील के साथ ये करता हूँ कि हम कम से कम न्यूनतम 2 पेपर ये खरीदें, 2 पेपर हम लगा लें, एक अपने लिए रख लें, एक किसी अपने पड़ोसी जो नहीं ले पा रहा उसको दे दें, अगली बार उसको नहीं देना फिर दूसरे को दे दें। तो ऐसा भी हम कर सकते हैं और हमने ऐसा किया भी था। लेकिन अगर यहाँ पर हो पाएगा हम फिर से ये काम को करेंगे। और मैं सभी से अनुरोध भी करूँगा, एक पेपर लगा के दे, या आपने पढ़ लिया अपना पेपर दूसरे को दे दो, कम से कम वो पढ़ेगा, 2-4 बार पढ़ेगा, उसमें कुछ बात अच्छी लगेगी तो तुरंत लगाने का प्रयास करेगा। तो इसी बातों के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। सभी साथी को जय भीम, जय मूल्यवासी, जय भारत, जय सभी।